नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो आपके पास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जो है वो हाजिर हो जाती है। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत हमने जो है वो 1 जनवरी 2025 से की थी और हमने जो है वो वादा किया था कि इसको हम जो है वो पूरे साल चलाएंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरे 365 दिन जो है हमारे पास में क्लास चलेगी। टाइमिंग इसका जो है वो 7 AM रहेगा और हर एक दिन जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज का टॉपिक है दोस्तों लंबर पंचर। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लंबर पंचर से निकल के आते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन सबको जो है हम ब्रीफली देखेंगे। साथ के साथ में आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है वो इसकी कंटिन्यू जो है वो नोट्स बनाइए। पूरे 365 टॉपिक आपके पास में जो है वो बन जाएंगे। देन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई भी ऐसी कम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा जो कि आपसे फाइट नहीं होगा, क्योंकि 365 के बाद में जो है वो ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम जो है वो कवर कर लेंगे। और क्वेश्चन चाहे कहीं से भी निकल गए, अगर अपने पास में कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे भी डायरेक्ट पूछे, इनडायरेक्ट पूछे या अप्लाइड पूछे, आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आप क्लियर कर रहे हो तो उसके कंसेप्ट कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, लंबा आए, छोटा आए, और आपके नेगेटिव भी जो है वो कम से कम होंगे, तो कंसेप्ट क्लियर करके जो है वो पढ़िए। और ये हमारे पास में जो है मेन थीम थी। आज का हमारे पास में रहेगा दोस्तों टॉपिक लंबर पंचर। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें कि लंबर पंचर जो है होता क्या है या कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि लंबर पंचर जो है वो कौन से स्पेस से किया जाता है, देन लंबर पंचर में कौन सी पोजीशन दी जाती है, लंबर पंचर के बाद में जो है वो कौन सी पोजीशन दी जाती है, देन उसके बाद में जो है वो कंपोजिशन कौन कौन सा होता है, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं लंबर पंचर के। ये सारी चीज़ें जो हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशन करेंगे और जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सबको जो हम यहाँ पे क्लियर करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लंबर पंचर। लंबर पंचर का दूसरा नाम हो गया दोस्तों स्पाइनल टैप। टेप का मतलब आप समझते हो, ठीक है ना। टेप का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जो है बाहर निकालना, या हम कहें कि कोई फ्लूइड को जो है बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं टेप। जैसे असाइटिक टैपिंग, प्लूरल टैपिंग, ऐसे स्पाइनल टैपिंग, ठीक है। तो टैपिंग का मतलब ये होगा, टैपिंग हो गया प्रोसेस, किसी चीज़ को जो है या फ्लूइड बॉडी से जो है फ्लूइड को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड टैप। और जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं टैपिंग। तो जैसे प्लूरल टैपिंग बोलते हैं, यानी कि हम लंग से जो है वो फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लूरल टैपिंग। ऐसे ही हो गया हमारे पास में असाइटिक टैपिंग, यानी कि एब्डोमेन से जो पेरिटोनियल कैविटी है उससे फ्लूइड को हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों असाइटिक टैपिंग। ऐसे ही हो गया हमारे पास में स्पाइनल टैपिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हम स्पाइनल से कुछ चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल टैपिंग। तो इसको जो है वो स्पाइनल टैप बोल दो, प्रोसेस होगी स्पाइनल टैपिंग। तो लंबर पंचर बोलो या फिर जो है वो स्पाइनल टैपिंग बोलो, एक ही नाम है। क्लियर है। तो ए लंबर पंचर आल्सो नोन एज स्पाइनल टैप। तो अगर एग्जाम में आपको स्पाइनल टैप दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, लंबर पंचर का दूसरा नाम ही जो है वो क्या है, उसको स्पाइनल टैप के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर इन विच नीडल इज इंसर्टेड इनटू द सबएरिचिनोइड स्पेस ऑफ द लोअर बैक। यानी कि ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, सब एरिचिनोइड स्पेस। अब सब एरिचिनोइड स्पेस कहाँ पे होता है वो भी तो पता होना चाहिए। तो अभी आगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास में ब्रेन और स्पाइनल कोड है उसके ऊपर कवरिंग होती है। हर कोई ऑर्गन को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो हमारी बॉडी में कवरिंग होती है। चाहे कोई सा भी आप ऑर्गन ले लीजिए, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है। तो वो कवरिंग जो है उसमें हमारे पास में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सब एरिचिनोइड स्पेस। और वो कहाँ पे होता है दोस्तों, लोअर बैक में, यानी कि पीछे की साइड से लेते हैं। अब सब एरिचिनोइड स्पेस तो ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। मैंने बोला ना कि ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो है वो कवरिंग होती है, लेकिन नहीं, हम ब्रेन से नहीं लेते, बाकी और कोई एरिया से नहीं लेते, लोअर बैक से लेते हैं। और लोअर बैक में भी कौन सा दोस्तों, लंबर रीजन, ठीक है। यानी कि स्पाइनल टेप या हम कहें कि लंबर पंचर जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं सब एरिचिनोइड स्पेस में। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लंबर रीजन में। अब ये लंबर रीजन कौन सा हो गया दोस्तों, जो ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो हमारे पास में सर्वाइकल आ गया, फिर थोरेसिक आ गया, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में लंबर आ गया, देन उसके बाद सैक्रम कोक्सिक्स आ गया, ठीक है। तो लंबर रीजन में जो है वो नीडल को जो है वो इंसर्ट करते हैं और वहां से CSF जो है वो बाहर निकाला जाता है टू कलेक्ट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की शॉर्ट फॉर्म होगी CSF। और एडमिनिस्टर मेडिकेशन,
और या तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना या सीएसएफ को जो है बाहर निकालना क्या कहलाता है दोस्तों, लंबर पंचर कहलाता है या स्पाइनल टैपिंग कहलाता है। फिर से रिपीट, शॉर्टकट में समझिए कि लंबर पंचर जो है वो उसको हम स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम निडल जो है, ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर होता है, निडल डाल रहे हैं, इसका मतलब सर्जरी नहीं है, सिर्फ निडल डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें निडल जो है वो डाली जाती है सब एरिचनोइड स्पेस में। अब सब एरिचनोइड स्पेस तो पूरी जगह पे, ब्रेन में पूरी और स्पाइनल कॉर्ड में पूरी जगह, लेकिन वो निडल कहाँ डालेंगे हम, लंबर रीजन में डालेंगे और सीएसएफ को कलेक्ट करेंगे या फिर वहां पे दवाई डालेंगे, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंबर पंचर कहते हैं। क्लियर है? तो एक बार जो हो मैं आपको इमेज बताता हूं, उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में दोस्तों ये हो गया पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास में ब्रेन, और ये ब्रेन के पार्ट, ये मिड ब्रेन आ गया, देन ये सेरिबेलम आ गया, ये हमारे पास में जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये हमारे पास में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास में इसके चारों तरफ जो है वो कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर जो है वो कोई भी ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो क्या होती है, कवरिंग होती है। तो इसके ऊपर भी जो है वो कवरिंग है। तो ये जो इनर वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारे पास में ब्रेन वाला, आपको देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा येलो कलर है, वो हो गया ब्रेन का जो है वो पार्ट। अब उसके ऊपर एक बिल्कुल थिन लेयर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल स्मॉल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पाया मैटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है, पाया मैटर, एरिचनोइड मैटर एंड उसके बाद ड्यूरा मैटर, ये 3 चीजें होगी। क्लियर हो गया? फिर से पाया मैटर, एरिचनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। अब देखो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जो ब्रेन है हमारे पास में उसके जस्ट ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों पाया मैटर। उसके बाद में आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेकंड लेयर, जिसको हम कहते हैं सब एरिचनोइड मैटर, यानी कि सेकंड लेयर प्रेजेंट होगी सब एरिचनोइड मैटर। ये देखिए आपको यहाँ पे छोटी सी एक लाइनिंग दिख रही है, ये हो गया हमारे पास में सब एरिचनोइड मैटर, ठीक है। अब सब एरिचनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो है वो हमारे पास में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलेंगे सब एरिचनोइड स्पेस। पहले हम इसकी जो है वो कवरिंग ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। और सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ये सबसे आउटर वाली है, उसको हम बोलेंगे ड्यूरा मैटर। यहाँ पे मैंने इसका सेक्शन काट के जो है वो अलग से दर्शाया, यानी कि अगर इस चीज को यहां से मैं सेक्शन काटूं और उस सेक्शन काट के यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखो ध्यान से यहाँ पे ये देखो, अगर हम बाहर से अंदर चलते हैं, ठीक है, तो उसको देखो, सबसे आउटर वाली लेयर होगी ये हमारे पास में होगी दोस्तों बोन, ठीक है, ये जो है वो बोन होगी। बोन के बाद में ये हो गया हमारे पास में बोन, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज कॉल्ड स्कल, ये होगी बोन स्कल, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उस लेयर को बोलते हैं दोस्तों ड्यूरा मैटर। हम बाहर से अंदर चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि बाहर से अगर जैसे मैंने स्किन को हटा दिया, स्किन के बाद हमें क्या मिली, बोन। बोन को अगर हटा देंगे तो हमें एक मैटर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे दोस्तों ड्यूरा मैटर। क्लियर है? ड्यूरा मैटर मिल गया। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है, ये लो मैंने आपको रेड से लिख दिया, ये हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर। क्लियर? अब उसके बाद में ड्यूरा मैटर से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देन आएगा हमारे पास में दोस्तों एरिचनोइड मैटर, ये देखो, देन उसके बाद आएगा हमारे पास में एरिचनोइड मैटर। ये जो पिंकिश कलर का है ये हो गया हमारे पास में एरिचनोइड मैटर। अब उसके बाद में जो है वो हमारे पास में एक स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में दोस्तों सब एरिचनोइड। एरिचनोइड के बाद में आ गया नीचे वाली चीज सब एरिचनोइड स्पेस। तो ये जो आप ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हो ये आ गया हमारे पास में सब एरिचनोइड स्पेस। इसके अंदर सीएसएफ जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। अब उसके बाद में अंदर वाली एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं दोस्तों पाया मैटर। ये देखो ये आ गया अंदर वाली पाया मैटर, और ये जो आप देख रहे हो बाकी वाला जो पार्ट है ये आ गया पूरा ब्रेन का पार्ट आ गया, ये आ गया हमारे पास में ब्रेन वाला पार्ट। तो यानी कि अगर बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे आउटर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। उसके बाद आ गया हमारे पास में सब एरिचनोइड मैटर, सॉरी एरिचनोइड मैटर। उसके बाद आ गया हमारे पास में पाया मैटर। ये 3 जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इनमें हमारे पास में एक चीज और प्रेजेंट होती है कि जो पाया मैटर है, पाया मैटर से याद रखना, याद रह जाएगा, पाया मैटर मतलब पास, ठीक है, ड्यूरा मैटर मतलब दूर। तो जो ब्रेन से सबसे ज्यादा दूर है उसको हम बोलेंगे ड्यूरा मैटर, और जो ब्रेन के सबसे ज्यादा पास में उसको बोलेंगे पाया मैटर। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया, सबसे दूर वाली जो लेयर होगी ड्यूरा मैटर, और जो सबसे पास वाली है ब्रेन के वो हो गए हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। अब इन दोनों के बीच में जो है वो एक और मैटर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एरिचनोइड मैटर। क्लियर? ये हो गया एरिचनोइड मैटर। यानी कि इसको यूं समझो, ये हमारे पास में ब्रेन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में जो है वो बिल्कुल इससे टच होता है, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं दोस्तों पायामेटर, इसके बिल्कुल टच में है एक लेयर पायामेटर। उसके बाद में हम ले लेते हैं दोस्तों, ये हो गई ड्यूरामीटर, सबसे दूर वाली होगी ड्यूरामीटर। और इन दोनों के बीच में जो है वो हमारे पास में एक और प्रेजेंट होता है, ये वाला, ये मैंने मोटा बना दिया, ये हो गया हमारे पास में एरिचिनोइड मीटर। क्लियर है। अब इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट हो गया, ये स्पेस प्रेजेंट हो गया। अब ये एरिचिनोइड मीटर के पास में है, इसलिए इसको बोला सब एरिचिनोइड स्पेस। और इसी के अंदर जो है वो क्या होता है दोस्तों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। क्लियर, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सब एरिचिनोइड स्पेस में जो है वो फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब देखो हमारे पास में ये हो गया। अब देन उसके बाद ये ब्रेन से जो है वो हमारे पास में ब्रेन से अटैच होती है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हमारे पास में ये जो बोन होती है, वर्टिब्रल बोन होती है, उसके बीच में गैप होता है, आपने देखा होगा वर्टिब्रल कॉलम में उसके बीच में गैप होता है, उनके अंदर जो है वो स्पाइनल कोड होती है। वो स्पाइनल कोड ब्रेन से होते हुए सीधा जो है वो कहां तक जाती है, L1 तक जाती है। कहां तक, L1 तक। L1 यानी कि ये सर्वाइकल, देन उसके बाद थोरेसिक, देन लंबर 1, ठीक है, लंबर रीजन चालू हो जाता है तो L1 तक जाती है। फिर L2, L3, L4, L5 तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कोड प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ उसका स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां से CSF जो है वो हम कलेक्ट करना इसलिए आसान होता है कि वहां पे निडल डालेंगे तो वो स्पाइनल कोड में जो है वो नहीं जाएगी। एक इमेज हमारे पास में और आ जाती है, देखो आगे कहीं ना कहीं आएगी, ये रही, देखो ये हो गया हमारे पास में स्पाइनल कोड। ठीक है, तो ये जो येलो कलर के आप देख रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे ये कलर येलो कलर के जो देख रहे हो यहां तक है हमारे पास में स्पाइनल कोड। ये देखो ध्यान से, ये जो स्पाइनल कोड है यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ स्पाइनल नर्व है यहाँ पे और एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ये वाला जो है वो स्पेस प्रेजेंट है, जो कहां तक हो गया, ये देखो L1 पे जो है वो स्पाइनल कोड फिनिश हो गई है, ओनली स्पेस बचा है। तो फिर L2, L3, L4, L5 जो है हमारे पास में स्पेस रह जाता है, ताकि यहाँ से हम जो है वो लंबर पंचर आसानी से कर सके। क्योंकि अगर ऊपर करोगे तो स्पाइनल कोड है वहां पे, तो स्पाइनल कोड जो है वो डैमेज हो सकती है, इसलिए ऊपर नहीं करते, और ब्रेन में तो करने का जो है वो सवाल ही नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे पास में CSF, और यहां से हम जो है वो CSF को कलेक्ट करेंगे या जो मेडिकेशन डालेंगे, सब एरिचिनोइड स्पेस में मेडिकेशन डालना या सब एरिचिनोइड स्पेस से जो है वो फ्लूइड को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, CSF टैपिंग कहलाता है, या हम कहें स्पाइनल टैपिंग कहलाता है। अब ये CSF जो है वो क्या करता है, तो देखो ये जो हमारे पास में लेयर है, ठीक है, ड्यूरामीटर, एरिचिनोइड मीटर एंड पायामीटर की जो लेयर है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, वो बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी जो है हमारे पास में बॉडी के ऑर्गन होता है, तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं या हम कहें कि जो काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, उसके ऊपर जो है वो कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो ये कवरिंग होती है, ये क्या करती है, जो बाहरी आघात होते हैं, प्रोटेक्शन का जो है वो काम करती है। अब ये CSF जो है वो कहां से सीक्रेट होता है और कितना सीक्रेट होता है और कितने इसकी वॉल्यूम होती है, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो देखो ध्यान से समझो, CSF जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो प्राइमरी कहां से प्रोड्यूस होता है, कोरोइड प्लेक्सिस से। ध्यान से रखना दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखना कि जो हमारे पास में ब्रेन के अंदर कोरोइड प्लेक्सिस है, वहां से जो है वो सीक्रेट होता है। और ये कोरोइड प्लेक्सिस कहां से होता है, जो हमारे पास में वेंट्रिकल है, ब्रेन के अंदर जो है वो 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेटेड एट द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन विथ लेटरल वेंट्रिकल इज बीइंग प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, जो लेटरल वेंट्रिकल है वो हमारे पास में प्राइमरी प्रोड्यूसर है। आपको अगर एग्जाम में पूछे कि CSF कहां से प्रोड्यूस होता है, तो कोरोइड प्लेक्सिस से जो है वो CSF प्रोड्यूस होता है। अब कितना प्रोड्यूस होता है, ये जो है वो हमारे पास में एस्टिमेटेड जो है वो 500 ml पर डे जो है वो CSF प्रोड्यूस होता रहता है, 500 ml पर डे। ध्यान से रखना दोस्तों, जबकि CSF की वॉल्यूम कितनी होती है, 125 से 150 ml होती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर CSF जो है वो ओनली 125 से लेके 150 ml जो है वो CSF ही होता है। अब ये इतना होता है तो जाता कहाँ पे है, तो प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा होता है, 500 ml जो है वो पर डे जो है वो CSF प्रोड्यूस होता है, जो कि कोरोइड प्लेक्सिस जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक दिन के अंदर 500 ml जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि CSF प्रोडक्शन पर डे कितना होता है, तो पर डे हो गया हमारे पास में दोस्तों 500 ml। लेकिन ये होता है हमारे पास में, अगर नॉर्मल CSF वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम होती है ओनली 125 से लेके 150 ml होती है, 125 से 150 ml ही CSF होता है। यानी कि जितना प्रोड्यूस होता है वो फिर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब वो एब्जॉर्ब कहां से हो रहा है उसको हम लेते हैं, और टोटल सारा का सारा CSF जो है वो 7.5 घंटे के अंदर जो है पूरा रिप्लेस हो जाता है। यानी कि कोरोइड प्लेक्सिस जो है वो हमारे पास में इतना CSF प्रोड्यूस करती है कि 7.5 घंटे से पूरा CSF जो है वो चेंज होता रहता है। अब ये CSF जो है वो जाता कहाँ इसका जो है वो एब्जॉर्बेशन होता है। तो CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एब्जॉर्बेशन प्राइमरीली अकर थ्रू द एरिचिनोइड
ग्रेनुलेशन, ठीक है। तो जो एरिथ्रोइड ग्रेनुलेशन है वहां से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि उसको क्या कर डालती है, वीनस साइनस के अंदर जो है वो डालती है और ये वीनस साइनस से जो है वो किस में चला जाता है दोस्तों, ब्लड के अंदर चला जाता है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीएसएफ जो है वो एब्जॉर्बेशन जो है वो एरिथ्रोइड ग्रेनुलेशन है, वहां पे स्पेशल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम वीनस साइनस कहते हैं, वहां से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वीनस साइनस से एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये सीएसएफ का जो है वो सर्कुलेशन है। क्लियर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना पर डे जो है वो 500 ml सीक्रेट होता है, वॉल्यूम जो है हमारे पास में 125 से 150 ml होती है, 7.5 घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीटली जो है वो रिप्लेस हो जाता है, प्रोड्यूस जो है वो कोरोइड प्लेक्सिस से होता है और एब्जॉर्ब जो है वो साइनस वीनस साइनस से जो है वो एब्जॉर्ब होता है। इतनी चीजें जो है वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का जो है वो नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है भैया, आप जो सीएसएफ पढ़ रहे हो उसमें नॉर्मल कंपोजिशन है, किस कलर का है, कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है, सोडियम पोटेशियम कितना प्रेजेंट होता है, उन सब चीजों को हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं। जैसे ब्लड का भी कंपोजिशन होता है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, आरबीसी कितनी होती है, वाटर कितना होता है, एल्बुमिन कितना होता है, ग्लोबुलिन कितना, ये सारी चीजें। तो ठीक है, इसी तरीके से तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर होता है और कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल लिटिल बिट आपको थोड़ा सा येलोइश दिख सकता है, बाकी ये बिल्कुल क्लियर होता है और कलरलेस होता है। अगर ये थिक हो या इसमें जो है वो कुछ ना कुछ गाढ़ापन हो तो कहीं ना कहीं जो है वो इन्फेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है वैसे जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है और ये जो है वो कलरलेस होता है, यानी कि इसके अंदर जो है वो कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है। देन उसके बाद लिम्फोसाइट्स की बात करें कि इसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है या नहीं होती है, तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो हमारे पास में लेस देन 5 mm क्यूबिक mm जो है वो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। लेस देन 5 का मतलब होता है 3-5 mm क्यूब का मतलब होता है 1 mm ऐसे, 1 mm ऐसे और 1 mm ऐसे। अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो, मान लो कुछ भी मान लो, एक कटोरी मान लो, एक गिलास मान लो, एक गिलास 1 mm का ऐसे है, 1 mm उसकी चौड़ाई है और 1 mm उसकी हाइट है, उसके अंदर कितना पानी आ जाता है। ठीक उसी तरीके से 1 mm, 1 mm और 1 mm के अंदर कितने लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं कि लेस देन 5 mm, लेस देन 5 जो है वो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो ये लिम्फोसाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पॉलीमॉर्फ सेल्स जो है वो यहाँ पे नील होती है, कुछ भी नहीं होता। और अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच होता है 7.4। अब 7.4 को ऐसा होता है दोस्तों, ये हमारे पास में नेचुरल है। क्यों? क्योंकि ब्लड का भी पीएच कितना होता है 7.35 से लेके 7.45। ठीक है, और 7.4 जो है हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली जो है वो नॉर्मल काउंट होता है, या बफर हम कहें कि तो लिटिल बिट जो एल्कलाइन नेचर में जो है वो जा सकता है। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, कितनी थी 125 से लेके 150 ml थी। डेली सिक्रेशंस कितना था 500 ml, यहाँ पे हो गया 450 to 500 ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो मैं चीजें बताता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत बार पूछा गया है, डेली सिक्रेशंस पूछा जाता है, टोटल वॉल्यूम, अपीयरेंस और ग्लूकोज और प्रोटीन, ये 5 चीजें जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और कौन किस में बढ़ता है वो अभी हम आगे देख लेंगे कि अगर वायरल इन्फेक्शन होगा, 2 ही चीजों में सबसे ज्यादा पूछते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होगा तो प्रोटीन बढ़ती है, ग्लूकोज बढ़ता है, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कौन सी चीज बढ़ती है, तो वो आगे आ जाएगी जब हमारे पास में एबनॉर्मलिटीज आएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोस्तों 1.006 से लेके 1.007 होती है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें कि प्रोटीन इसमें कितना प्रेजेंट होता है, तो याद रखना दोस्तों, इसको तो कंठस्थ कर लेना, याद रखना 0.15 से लेके 0.45 ग्राम पर लीटर होता है। अच्छा, एक बार मैं सीएसएफ बता रहा था, ठीक है, तो मैंने वहां पे मतलब 2-3 साल पुरानी बातें हैं, तब मैंने वहां पे सीएसएफ बताया था, तो मैंने वहां पे ये बता दिया था कि ये जो है वो 15 से लेके 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों कि ये हमारे पास में 15 से 45 पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बोल दो या 0.15 से लेके 0.45 ग्राम पर लीटर बोल दो, चीज तो एक ही होगी। ठीक है, चीज तो एक ही होगी, क्योंकि उधर मिलीग्राम आ गया तो वहां पे जो चीजें है वो चेंज हो जाएगी। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, चीज जो है वो एक ही हो जाती है। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज होता है दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। जैसे हमारे पास में ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है 70-110, वैसे ही सीएसएफ में ग्लूकोज कितना होता है दोस्तों 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो होता है। देन उसके बाद
क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड होता है हमारे पास में 115 से लेके 130 मिलीमोल पर लीटर। कैल्शियम जो है उसमें बहुत कम मात्रा में होता है, 1 से लेके 1.4 मिलीमोल पर लीटर होता है। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो 0.4 से लेके 0.7 मिलीमोल पर लीटर होता है। मैग्नीशियम होता है हमारे पास में 1.2 से 1.5 मिलीमोल। पोटेशियम जो है हमारे पास में 2.6 से लेके 3.0 मिलीमोल पर लीटर होता है। याद रखने वाली चीज, आपको अपीयरेंस याद रखना है, देन टोटल वॉल्यूम, डेली सिक्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और प्रोटीन और ग्लूकोज तो याद रखने ही रखने हैं। क्लियर है दोस्तों? चलो अब आगे चलते हैं कि हम CSF को जो है वो कैसे और कहां से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो द प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड बिटवीन टू L3 एंड L4 वर्टिब्रा, या फिर L4 से L5 वर्टिब्रा से जो है वो कलेक्ट करेंगे। इसका रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की साइड में यहाँ पे जो है वो क्या आ रही है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। तो L1 तक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आप L1 से ऊपर जो है वो आप CSF का जो है वो कलेक्शन करेंगे या लंबर पंचर करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज होने की संभावना होती है। तो L1 के बाद में जो अगर करोगे तो हम L2 के बाद में जो भी चीज आती है तो हम क्या करते हैं बेसिकली L3 L4 से या L4 L5 से जो है वो CSF का जो है वो कलेक्शन करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, L3 L4 या फिर L4 से L5 वर्टिब्रा से जो है वो किया जाता है। प्रेफर्ड अगर हम देखें तो इसमें हम L3 से L4 जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड दिस अवॉइड टू इंजरी द स्पाइनल कॉर्ड विच एंड ऑफ L1 L2 इन एडल्ट्स। जो भी मैंने बता दिया कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो L1 और L2 के पास तो जो है वो हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो वहां तक स्पाइनल कॉर्ड है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज ना हो इसलिए L1 और L2 से नीचे ही जो हम क्या करते हैं CSF फाइंडिंग करते हैं। देन द नीडल इंटर इनटू द सब एरिचिनोइड स्पेस। अब देखो सब एरिचिनोइड स्पेस में डालना है, क्यों? क्योंकि वही तो CSF है। भाई आप चलोगे सबसे पहले आपके पास में जो है वो ड्यूरामीटर आ गया, देन उसके बाद आप आगे चलोगे देन एरिचिनोइड मीटर आ गया, फिर आप अंदर चलोगे तो देन सब एरिचिनोइड स्पेस आ गया, तो उसी के अंदर तो CSF है। तो सब एरिचिनोइड स्पेस तक डालते हैं, फिर वहां से जो है वो क्या करते हैं CSF का जो है वो कलेक्शन करते हैं, क्योंकि वहां पे CSF जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है वो बता दिया था। ये देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर किया था कि जो सब एरिचिनोइड स्पेस है वहां पे जो है वो CSF मिलेगा। क्लियर? अब चलते हैं हमारे पास में इंडिकेशन, हम CSF फाइंडिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों हम जो है वो लंबर टेप करें? भाई कोई तो रीजन होगा। तो देखो इसके दो रीजन है हमारे पास में। पहला आ जाता है हमारे पास में डायग्नोस्टिक पर्पज, दूसरा आ जाएगा हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक पर्पज इन द सेंस कि जो भी हमारे पास में ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है या ब्रेन के अंदर कोई जो है वो इन्फ्लामेशन हो गया या ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो उसका फाइंडिंग कैसे करेंगे? उसका हम करेंगे CSF से, क्योंकि ब्रेन से डायरेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट में होता है। जैसे हमें अगर फीवर आ रहा है तो हम सैंपल के रूप में क्या लेते हैं? ब्लड लेते हैं। ठीक उसी तरीके से ब्रेन की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या लेंगे दोस्तों? CSF लेंगे। तो डायग्नोस्टिक पर्पज में हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है दोस्तों? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजेज, जो हमारे पास में ब्रेन की जो लेयर है मेनिंजेज है उनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको हम कहते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंगल हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो, इसमें हम CSF का जो है वो फाइंडिंग करेंगे। एंड SH सब एरिचिनोइड हैमरेज, उसका फाइंडिंग करने के लिए हम जो है वो लंबर पंचर करते हैं। एंड मल्टीपल स्क्लोरोसिस को देखने के लिए भी हम जो है वो लंबर पंचर करते हैं। गुइलेन-बर्ग सिंड्रोम GBS आपने नाम सुना होगा, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें हमारे पास में मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर आता है, उसको हम जो है वो यहाँ पे उसको फाइंड आउट के लिए हम जो है वो CSF देखेंगे। एंड न्यूरोसिफिलिस, ठीक है, न्यूरोसिफिलिस के फाइंड आउट के लिए, या किसी भी प्रकार का कैंसर हो, चाहे वो ल्यूकेमिया हो, चाहे वो लिम्फोमा हो, या ब्रेन ट्यूमर हो, जो जिससे कि CSF जो है वो अफेक्ट हो रहा है, उसके लिए हम जो है वो CSF फाइंडिंग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थेराप्यूटिक पर्पज। थेराप्यूटिक पर्पज इन द सेंस कि कोई मेडिकेशन देने के लिए, या फिर मान लीजिए उस डिजीज को क्योर करने के लिए। यहां तक तो हमने क्या डायग्नोस्टिक पर्पज, मतलब उस डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ गया थेराप्यूटिक पर्पज। थेराप्यूटिक पर्पज इन द सेंस मैनेजमेंट के तौर पर, या हम कहें ट्रीटमेंट के तौर पर जो है हम CSF को कैसे या लंबर पंचर कैसे करते हैं। तो पहला आगे दोस्तों इंट्राथीकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुछ ड्रग्स जो है वो सब एरिचिनोइड में दी जाती है और कुछ ड्रग्स जो है वो सब ड्यूरल स्पेस के द्वारा भी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी ड्रग्स है, या एंटीबायोटिक्स है, या एनेस्थेसिया है, ठीक है, तो वो भी हम लंबर पंचर वाले प्रोसेस के द्वारा ही जो दे सकते हैं, चाहे तो वो सब एरिचिनोइड स्पेस में दो या फिर सब ड्यूरल स्पेस में दो, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड मेडिकेशन पे डिपेंड करता है। एंड रिलीविंग इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर मान के चलिए कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे पास में जो है वो ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि CSF का प्रोडक्शन किसी भी तरीके से, मान लो कोई वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या जो वीनस सर्कस है वो अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं काम करेगी, तो वहां पे जो है वो ICP बढ़ जाएगा, या कोई इन्फ्लामेशन होगा या कोई इंजरी होगा जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उस इंट्राक्रैनियल प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए CSF इतना है जिससे हमारे ब्रेन के अंदर जो है बहुत ज्यादा हेडेक हो रही है, क्यों? क्योंकि CSF ज्यादा है। अब उस CSF को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्लाइंट जो है वो रिलीव करेगा, तो उसको हम लंबर पंचर के माध्यम से उस इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को जो है वो निकाल के जो है हम ठीक कर सकते हैं। तो ये रिलीविंग इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन द कंडीशन लाइक सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, ठीक है, उस कंडीशन में हम जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जो CSF है उसको बाहर निकाल के कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इन द सेंस कौन सी कंडीशन में लंबर पंचर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हर किसी कंडीशन में आप जो है वो लंबर पंचर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बढ़िया देखने को मिलेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी आएगा हमारे पास में कि इंक्रीज ICP के अंदर जो है वो हम जो है वो नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि हम जो है वो ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर को जो है वो रिलीव करने के लिए हम जो है लंबर पंचर करते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना उसमें सिर्फ कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है, अगर वहां पे कोई ट्यूमर है या हमें पता चला कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उस इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी किसी इन्फ्लामेशन की वजह से या कोई इंजुरी की वजह से ICP बढ़ा हुआ है तो हम नहीं कर सकते। यानी कि राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर विथ ब्रेन हर्निएशन रिस्क, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो अगर आप CSF को निकाल लोगे तो ब्रेन हर्निएशन हो जाएगा, मतलब ब्रेन अपनी जगह से जो है वो हट जाएगा, उसको हम कहते हैं ब्रेन हर्निएशन रिस्क। इसके लिए नेक्स्ट सीवियर कोगुलोपैथी। सीवियर कोगुलोपैथी मतलब अगर कोई क्लाइंट जो है वो सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो उस कंडीशन में जो है वो हम CSF फाइंडिंग नहीं करते हैं या लंबर पंचर नहीं करते हैं, या कोई क्लाइंट लंबे समय तक जो है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है या एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ले रहा है, उसमें भी हम जो है वो लंबर पंचर नहीं करते हैं। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर टू यूज द एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट इन्फेक्शन एट द पंचर साइट, ठीक है, यानी कि अगर हम जहां पे पंचर कर रहे हैं, ठीक है, L3 L4 या L5 के वहां पे जो है वो इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी हम जो लंबर पंचर नहीं करते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड मास या ट्यूमर, यानी कि अगर कोई ट्यूमर है या कोई मास है तो उस कंडीशन में भी हम जो लंबर पंचर नहीं करते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज आ गई प्रोसीजर स्टेप फॉर लंबर पंचर, यानी कि लंबर पंचर के लिए जो है वो कौन कौन से प्रोसीजर है या कौन कौन से जो है वो स्टेप है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेंगे प्रिपरेशन, यानी कि क्लाइंट का जो है वो कौन सा प्रिपरेशन या किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करेंगे लंबर पंचर के लिए। तो सबसे पहले आगे पेशेंट पोजीशन, यानी कि कौन सी पोजीशन जो है वो पेशेंट को देंगे जिसमें हम लंबर पंचर कर सकते हैं। तो पोजीशन में आ गया हमारे पास में लेटरल डिक्यूबेटिक पोजीशन। लेटरल डिक्यूबेटिक पोजीशन को जो है वो फिटल पोजीशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये सबसे मोस्ट कॉमन है। तो ये कैसे होगी फिटल पोजीशन, इसको हम जो है वो सी शेप पोजीशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सी शेप पोजीशन, अब तो समझ में आ गया। सी शेप पोजीशन, इसमें हम क्या करते हैं, लेटरल पोजीशन में होता है लेकिन क्लाइंट को घुटने और सर को जो है वो फोल्ड करते हैं सी शेप में ले दिया जाता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों सी शेप पोजीशन। यहां पे देखिए दोस्तों, ये देखो ये लेटरल पोजीशन में है, ठीक है, और लाइंग डाउन है, और यहाँ पे हेड को और पैरों को जो है फोल्ड कर दिया जाए और ये लाइंग पोजीशन है। लेटे हुए में ये पोजीशन देते हैं, और अगर क्लाइंट को हम बैठा के करते हैं तो हम सीटिंग पोजीशन देते हैं। इस तरीके से सीटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और लाइंग डाउन पोजीशन में भी हम जो है वो कर सकते हैं, उसमें दोनों जो है वो हमारे पास में इंडिकेशन है। तो लेटरल डिक्यूबेटिव पोजीशन जिसको हम फिटल पोजीशन कहते हैं। फिटल क्यों बोला है, क्योंकि जैसे फिटस सिकुड़ा हुआ रहता है, आपने देखा होगा कि यूट्रस के अंदर फिटस जो है वो इस तरीके से सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, वो घुटने के साइड में जो है उसका सर होता है, तो इस पोजीशन को हम सी शेप पोजीशन भी कहते हैं, और ये लेटरल पोजीशन होती है, लेटरल डिक्यूबेटिक पोजीशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। सेकंड आ गया हमारे पास में सीटिंग पोजीशन, ये अल्टरनेटिव है यूज इन ओबेस पेशेंट। मान लो किसी कंडीशन में जो है वो क्लाइंट लेट नहीं सकता या बहुत ज्यादा ओबेस है तो वो अपने आप को सिकुड़ नहीं सकता, सी शेप में नहीं आ सकता, भाई पेट आ गया तो कैसे आएगा, तो उस कंडीशन में हम जो है वो सीटिंग पोजीशन में भी हम जो है वो बैठा के भी CSF फाइंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में स्टेराइल प्रिकॉशन। स्टेराइल प्रिकॉशन मतलब अगर हम जो है वो CSF फाइंडिंग कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स, गाउन, ये सारी चीजें, स्टेराइल चीजें जो है या स्टेराइल टेक्निक जो है वो यूज में लेनी चाहिए। तो डिसइंफेक्ट द स्किन को जो है वो डिसइंफेक्ट करेंगे, यानी कि पहले जो है वो सेवलॉन से कर लेंगे, देन बीटाडीन या स्पिरिट से जो है उसको क्लीन करेंगे, देन अप्लाई स्टेराइल ड्रैप,
स्टेराइड ड्रैप जो है वो करेंगे, देन ग्लव्स जो है वो पहनेंगे, देन उसके बाद जो हम नीडल को इंसर्ट करके वहाँ पे निकालेंगे। लोकल एनेस्थेसिया, नीडल डालने पहले से या सीरीज डालने से पहले या लंबर पंचर करने से पहले जो है वो लिडोकेन, या हम कहें कि जो हमारे पास में लोकल एनेस्थेटिक है वो इंजेक्ट की जाती है स्किन में और डीपर टिश्यू में, ताकि वहाँ पे दर्द ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी नीडल आती है वो जैसे अंदर जाएगी तो पेन करेगी, तो हम लोकल एनेस्थेटिक जो है वो यूज में लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नीडल इंसरीजन। अब प्री पोजिशन हो गया, अब हो गया हमारे पास में इंट्रा, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसीजर हम जो है वो किस तरीके से लेंगे, तो हमारे पास में हम जो है वो स्पाइनल नीडल लेंगे। स्पाइनल नीडल 22 गोज या 25 गोज की लेंगे। 21 गोज से लेके 26 गोज तक जो हमारे पास में नीडल आती है, हम 22 गोज की या 25 गोज की नीडल लेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, L3, L4 या L4 और L5 वर्टिब्रा के अंदर जो है वो इंसर्ट करेंगे। देन उसके बाद जो है उसको उतना इंसर्ट करेंगे तब तक वो जहां तक वो सब एरिचुनेट स्पेस तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो नीडल को इंसर्ट करेंगे और ये बेसिकली जो है वो एनेस्थेटिक करता है, ठीक है ना, ये जो प्रोसीजर है वो एनेस्थेटिक करता है। तो नीडल को जो है वो उतना इंसर्ट करेंगे जब तक कि वो सब एरिचुनेट स्पेस तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो जैसे ही सब एरिचुनेट स्पेस तक पहुंचेगा वहां पे हमें CSF जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो आना चालू हो जाएगा, क्लियर। फिर हम CSF का जो है वो कलेक्शन कर लेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो है वो कलेक्शन कर लेंगे। अगर अब इसमें इफ नीडेड क्यों लिखा, अगर हमें थेराप्यूटिक पर्पज के लिए लेना है, ठीक है, तो अलग बात है, या डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए लेना है तो हम CSF फाइंडिंग कर लेंगे, और अगर हमें थेराप्यूटिक के लिए करना है तो वहां पे हम मेडिकेशन इंसर्ट कर देंगे। तो CSF कलेक्शन करते हैं 3 to 5 ml जो है वो हम कलेक्ट करते हैं स्टेरलाइज ट्यूब के अंदर, कोई उसमें मिक्स नहीं होता, प्लेन ट्यूब के अंदर जो है हम उसको जो है वो कलेक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद CSF मेजरमेंट, ठीक है, अगर वहाँ पे जो है वो मैनोमीटर आता है तो उससे हम CSF मेजरमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए लेना है तो हम CSF निकाल के नीडल को जो है वो रिमूव कर देंगे और प्रेशर अप्लाइड जो है वो कर देंगे, या ड्रेसिंग जो है वो हार्डली ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास में पोस्ट। देन उसके बाद जैसे ही CSF फाइंडिंग हुआ तो हम उसको क्लाइंट को जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देते, पिलो वगैरह हटा देते हैं, क्योंकि अगर पिलो जो है वो हमारे पास में जो है वो रखा हुआ रहेगा तो क्लाइंट जो है वो कंटिन्यूस हेडेक की जो है वो कंप्लेन करेगा, तो फ्लैट सरफेस पे जो है वो लेटने के लिए जो है वो छोड़ देंगे। कुछ समय बाद जो है वो नॉर्मल CSF जो है अपने अमाउंट में आ जाएगा। अब आता है हमारे पास में एबनॉर्मल CSF फाइंडिंग, यानी कि किस किस तरीके से एबनॉर्मल CSF फाइंडिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो आपको पता है कलर आपने देख लिया, देन उसके बाद ग्रेविटी देख ली, देन ग्लूकोज और हमारे पास में जो है वो प्रोटीन देख ली। तो इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो है वो क्या होगा। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखो, एक तो हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज, तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज है, मतलब WBC जो है वो अपने को इंक्रीज मिलेगी। लेकिन WBC में भी कौन सी दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको पता है WBC कौन कौन सी होती है दोस्तों, मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है, बेसोफिल होती है, एसिनोफिल होती है और न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है। ये 5 प्रकार के हमारे पास में जो है वो WBC है। तो इसमें हमारे पास में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कौन सी ज्यादा मिलेगी दोस्तों, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमारे पास में जो है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलती है, ठीक है। ऑल ओवर WBC इंक्रीज मिलेगी, लेकिन न्यूट्रोफिल सब जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज मिलेगी। एंड उसके बाद में सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है, दैट इज कॉल्ड हाई प्रोटीन और लो ग्लूकोज। अच्छे तरीके से याद रख लो, हाई प्रोटीन और लो ग्लूकोज जो है वो देखने को मिलेगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। बहुत बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, WBC इंक्रीज मिलती है तो मेनिंजाइटिस में मिलेगी, वायरल मेनिंजाइटिस में भी WBC मिलेगी, या कोई भी जो है वो हमारे पास में जो है वो इन्फ्लामेशन होगा या इन्फेक्शन होगा, चाहे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो, सब में WBC इंक्रीज मिलेगी। लेकिन हमारे पास में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा मिलेगी, देन वायरल मेनिंजाइटिस में वो लिम्फोसाइट्स सबसे ज्यादा जो है वो मिलेगी, और ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में जो है वो हमारे पास में मोनोसाइट सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है वायरल मेनिंजाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों, हाई WBC जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और इसमें लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब इसमें देखो ग्लूकोज लेवल जो हो नॉर्मल रहेगा, यानी कि इसमें तो क्या था, ग्लूकोज लो था, इसमें ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा और प्रोटीन लेवल जो है वो हाई रहेगा, स्लाइटली हाई प्रोटीन। जबकि उसमें क्या था, हमारे पास में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज लेवल जो है वो लो था, इसमें नॉर्मल रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट सब एरिचुनॉइड स्पेस, सब एरिचुनॉइड स्पेस में जो है वो हमारे पास में हेमरेज देखने को मिलेगा। तो CSF में क्या मिलेगा दोस्तों, ब्लड मिलेगा। अगर किसी क्लाइंट को सब एरिचुनॉइड हेमरेज है या ब्रेन में कहीं हेमरेज है तो CSF में हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ब्लड देखने को मिलेगा। वैसे नॉर्मली CSF में जो है वो RBC नहीं होती है।
एंड अगर हमारे पास में जो हो जेंथोक्रेमिया यानी कि रेडनेस मिलेगी जिससे येलोइश टिंट होगा, वैसे कलरलेस होता है CSF, लेकिन अगर येलोइश कलर रहेगा मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो हेमरेज है। एंड अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई क्लाइंट है तो ओलिगोकोनल बैंड जो है वो हमें CSF में जो है वो देखने को मिलेगा, बिल्कुल राउंड शेप में जो है वो डार्क कलर का बैंड जो है वो CSF में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर। लंबर पंचर के जो है वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। भाई सीधी सी बात, आपने लंबर पंचर किया तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होता है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन था पोस्ट लंबर पंचर हेडेक, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो कॉमन देखने को मिलता है। ये कब मिलता है और ये इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली मिलता है कि जैसे आपने लंबर पंचर कर दिया, नीडल वहां से निकाल दी, तो अगर CSF धीरे धीरे लीकेज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में कि वहां पे CSF जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो है वो हेडेक हो जाएगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो है वो कंटिन्यूस जो है वो क्लाइंट को बेड रेस्ट भी दिया जाता है और लिक्विड जो है वो दिया जाता है, हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू CSF लीकेज, ठीक है, CSF लीकेज हुआ या CSF आपने ज्यादा निकाल लिया, ठीक है, सैंपल के तौर पे CSF ज्यादा निकाल लिया तो उसकी वजह से जो है वो हेडेक चालू हो जाएगा। तो इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। इसको ट्रीट किया जाता है हाइड्रेशन यानी कि लिक्विड ज्यादा देके और बेड रेस्ट करके। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन। अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज में नहीं ली है या वहां पे कहीं ना कोई जो है वो इन्फेक्शन है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन अंदर चला गया तो वो चांसेस, वो कॉम्प्लिकेशन होता है। रेयर बट पॉसिबिलिटी इफ स्टेरिलिटी इज नॉट मेंटेन। अगर आपने स्टेरलाइट टेक्निक काम में नहीं ली है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट ब्लीडिंग, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट को क्लोटिंग डिसऑर्डर, भाई आप निडल डाल रहे हो तो स्किन को तो पंचर कर ही रहे हो, साथ के साथ और टिश्यू भी पंचर हो रहे हैं, तो वहां पे लिटिल बिट जो है वो ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर क्लाइंट में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या क्लाइंट जो है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है तो वहां पे ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नर्व इंजरी, ये बहुत रेयर केस में मिलती है, लेकिन अगर आपने निडल को मिसप्लेस कर दिया, आपने सब एरिचिनोइड में न डाल के जो है बहुत ज़्यादा अंदर डाल दिया तो उसकी वजह से हमारे पास में नर्व इंजरी होने के चांसेस जो है वो होते हैं इफ निडल इज मिसप्लेस्ड। अगर आपने गलत निडल डाल दिया तो उसकी वजह से। लास्ट आता है ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन क्या होता है दोस्तों, अगर आपने जो है वो हमारे पास में ICP निकाला, वो सॉरी ICP जो है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो उसमें ब्रेन अपनी पोजीशन से हट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेन हर्निएशन। तो ये भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर केयर एंड इंस्ट्रक्शन। अब आपने CSF निकाल लिया तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास में पेशेंट शुड बी लाई फ्लैट फॉर 1 to 2 hours टू रिड्यूस हेडेक रिस्क। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पेशेंट को जो है वो सीधा फ्लैट सरफेस पे लेटाया जाता है 1 से 2 घंटे के लिए ताकि हेडेक के जो है वो रिस्क को कम किया जा सके। तुरंत इमीडिएटली उसको चलने के लिए या पिलो जो है वो नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। मैंने बोला था कि हमें जो है वो हाइड्रेशन मेंटेन करना है, तो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू हेल्प रिप्लेस CSF, ठीक है, एंड मॉनिटर टू सीवियर हेडेक, फीवर और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। कोई भी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस है या हेडेक है उसको हम जो है वो मॉनिटर करेंगे। लास्ट में आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, लंबर पंचर देखा, जिसको हम कहते हैं लंबर पंचर को हमने क्या देखा दोस्तों, स्पाइनल टैप के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। लंबर पंचर इज द क्रिटिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसीजर दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि लंबर पंचर जो है वो डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक जो है वो प्रोसीजर है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए। हाउएवर इट इज रिक्वायर प्रॉपर टेक्निक एंड कॉशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। और आपको बताइए ये जो है वो प्रॉपर टेक्निक रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर सावधानी रिक्वायर्ड होती है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताइएगा और कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत आ रही है उसके बारे में जो है वो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।